Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next portion of bacterial cell structure, that is cell membrane, cytoplasmic matrix और फिर इसके अंदर जो further सब topics हैं like nucleate, plasmid, ribosomes, mesosome, some storage bodies और granules, इस तरह से spore and cyst. आज ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेनली जो था वो सेल वॉल को जो था वो डिस्कस किया था एंड एज वेल एज हमने वहाँ पर कैप्सूल एंड स्लाइम के बारे में पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इस सेल वॉल के अंदर ये जो आपको ब्लू से नज़र आ रही है ये क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सेल वॉल के ऊपर फिर फर्दर कुछ एडिशनल जो है सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं, लाइक स्लाइम हो सकती है, लाइक कैप्सूल हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडिशनल स्ट्रक्चर हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास बैक्टीरिया है ये सिक्रीट करके इनको बाहर जो है वो बनवाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की, इसने सराउंड किया होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को, यानी कि इसकी जो आपको पता है बैक्टीरिया सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, इसकी जो सारी लाइफ है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है, सेल मेम्ब्रेन पर ही डिपेंड कर रही होती है। ये थिन होती है, डेलिकेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर इस पे हल्की सी कोई मतलब कि इसको ट्रॉमा हो जाता है, कोई चोट लगती है, बैक्टीरिया जितना उसका साइज ऑब्वियस सी बात है चोट भी उसको उतनी लगेगी, या किसी भी वजह से ये रप्चर कर जाती है, इस तरह से इसके अंदर कोई सुराख हो जाते हैं, तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा सारे का सारा वो बाहर निकल आएगा और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। अब देखने हमने कि बैक्टीरिया के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये क्या रोल प्ले करती है इसके अंदर। सबसे पहले तो है कि हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स की, न्यूट्रिएंट्स की एंड एज वेल एज शुगर्स की, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटाबोलाइट्स की। जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कुछ आयंस बनते हैं उनको भी ये जो है ना ट्रांसपोर्ट कर रही होती है इनसाइड से आउट एंड आउटसाइड टू इन। तो एक बैरियर के तौर पर काम कर रही है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को आने देगी और कुछ को नहीं आने देगी। इसी तरह से साथ ही साथ इसके अंदर कुछ रेस्पायरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये रेस्पायरेटरी एंजाइम्स हमारा फर्दर सब टॉपिक आएगा, दैट इज मीजोसोम, इसके अंदर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इट्स मीन कि ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो रेस्पायरेशन के अंदर जो है वो हेल्प दे रही होती है। रेस्पायरेशन कौन सी, सेलुलर रेस्पायरेशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि चीज़ों की ब्रेक डाउन करना। अगर ग्लूकोज है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स मौजूद होंगे वो भी आपके पास इस मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। अगर मैं ये सेल वॉल रिमूव कर दूं, जस्ट मैं ये बैक्टीरियल सेल बनाऊं जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, वो आपको दिख रहा है और इसमें बहुत सारी बाकी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं और बाकी इसमें फ्लूइड मौजूद है। अगर मैं सेल वॉल को रिमूव कर दूं तो ये सारे का सारा लिविंग कंटेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट बेसिकली क्या है, लिविंग कंटेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, विच इंक्लूड्स क्या, सेल मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज इंटरनल मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपके पास जो है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर फर्दर आगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियाइड होते हैं, इसी तरह से प्लाज्मिड हो सकता है, राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रेन्यूलर बॉडीज़ और स्टोरेज बॉडीज़ आपके पास होती हैं, स्पोर्स होते हैं और सिस्ट एक अलग जो है वो टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर आ रही हैं। तो यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसके अंदर मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो बेसिकली इसकी क्या कर रही होती हैं, ओवरऑल आप कहते हैं कि लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर बैक्टीरिया में किसी किस्म का न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, यहाँ पर कंट्राडिक्शन आता है। ये मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था, पहले तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर हल्का सा कंट्राडिक्शन है, वो क्या है वो भी बता दूँ। कुछ जो है राइटर्स वो ये कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन है
और इसमें एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एग्जैक्ट क्रोमोसोम नहीं होता, ये सर्कुलर डीएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। अब वो कहते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे लेकर इस रीजन तक, इसको उन्होंने न्यूक्लियर बॉडी का नाम दिया हुआ है। इस रीजन तक, ये जो दरमियान वाला रीजन है ये आपके पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है बेसिकली, वो सारे का सारा जो है ना, आप उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता। तो कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक रीजन होता है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर डीएनए जो है ना वो पड़ा हुआ है। इस रीजन को वो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मेन जो है वो कंसेप्ट क्या है। तो दोनों तरह से आप इसको जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है? एक तो आप कह सकते हैं जो प्रोटोप्लास्ट होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैट्रिक्स होगा वो सारे का सारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन हमारी बुक जो एफएससी की बुक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आपके पास ये न्यूक्लियाइड रीजन है, यहाँ से लेकर जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान के अंदर जो रीजन मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ये दोनों कंसेप्ट जो आप इसको ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियाइड, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है। न्यूक्लियाइड जो है इसको स्टेन किया गया बाकायदा तौर पर, क्योंकि वैसे तो ये दिखता नहीं था। इसको रॉबर्ट जो था फ्लोजन, उसने फ्लोजन स्टेन अपना इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बेसिकली ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं उनकी स्टेनिंग करने के लिए, या फिर क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए वगैरह को जो है वो कलर करने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए ये स्टेनिंग जो है वो की जाती है। इसने ये बोला कि जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी देखा गया, एंड एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी जो है वो देखा गया। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को हैप्लॉइड बोलेंगे अगर उसके पास वो सिर्फ एक ही है। तो अगर ये अमाउंट डबल हो जाती है तो फिर ये डिप्लॉयड हो जाएगा। अब देखें कि ये जो न्यूक्लियोइड है इसको क्या बोला गया है? दिस इज अ न्यूक्लियर बॉडी भी बोला गया है, कि ये जो रीजन है ये न्यूक्लियर बॉडी भी कहलाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से इसको न्यूक्लियर रीजन एंड क्रोमैटिन बॉडी भी कहा जाता है। सो न्यूक्लियर बॉडी एंड एज वेल एज न्यूक्लियर रीजन एंड क्रोमैटिन बॉडी का जो है इसको नाम दिया गया है। इसकी स्ट्रेनिंग से पता चला जो ई कोलाई है उसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो उसका डीएनए है, उसकी जो ओवरऑल आपके पास जो उसकी पैमाइश है वो कितनी बनी? 14,000 माइक्रोन बनी। माइक्रोन किसको बोलते हैं? 10⁻⁶। तो इससे जो है ओवरऑल पता चल सका कि एक बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसकी जो पैमाइश है, उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है? दैट इज द 14,000 माइक्रोन। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर, अगर मैं ये एक बैक्टीरियल सेल बनाऊं, ये सेल वाल है, उसी तरह से ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जो रेड से आपको नज़र आ रहा है ये बैक्टीरियल इरेगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इस शेप के अंदर बैक्टीरियल डीएनए। लेकिन इसके साथ ये जो ग्रीन से बना रहा हूँ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ये अब हर बैक्टीरिया के पास नहीं होता, ये जो प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का रोल क्या है? बारी बारी हम देखते हैं। हम कहते हैं कि एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का उससे अलग ये पाया जाता है, एडिशनल है, ठीक है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एंड एज वेल एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये खुद ब खुद जो है वो रेप्लिकेट करता रहता है। फिर इसका बैक्टीरिया के अंदर रोल कहाँ पर पाया जाता है? मतलब ये कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बैक्टीरिया के अंदर जिनको ये कंट्रोल कर रहा होता है? ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके अंदर पर्टिकुलर जीन्स मौजूद होते हैं, और वो जीन्स कौन कौन से हैं? पहला है जी ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं करती। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड है उन पर एंटीबायोटिक जो है वो उतनी आसानी से असर नहीं करती। लेकिन आजकल जो है वो 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत हैवी क्लास की, तो वो कर भी जाती होती हैं। लेकिन जब तक ये इसके पास है तो ये समझिए एक टूल है इसके पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जो है
उसका भी जीन इसके पास होता है। इसी तरह से डिजीज रेजिस्टेंट जीन होता है, बैक्टीरिया के अंदर उतनी जल्दी से डिजीज नहीं होने देता है, एंड एज वेल एज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ये जीन्स किसके पास पाए जाते हैं? प्लाज्मिड के पास। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये प्लाज्मिड के पास ये जीन मौजूद हैं तो बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरिया इन तमाम चीज़ों से रेजिस्टेंट हो जाएगा। सो समवट आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और साथ ही साथ जिस बैक्टीरिया के पास ये नहीं होता, प्रीवियस लेक्चर अगर आप उसमें देखते हैं तो पिल्लाई जब मैंने पढ़ाया था, तो हर बैक्टीरिया जो है वो इसको लेने की कोशिश करता है, वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ कम्युनिकेट करता है और कहता है कि प्लाज्मिड आप अपने वाला डुप्लीकेट करके एक कॉपी उसकी मुझे दे दो, ठीक है। तो दोनों में ये मेल नेस काज करता है, तो मेल नेस काज करने में ये अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। उसके साथ यहाँ पर ये देखिए मैंने माइनस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये किसी भी किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप जो है वो स्टिकी नोट्स बना के लिख लें। और ये एक इंपॉर्टेंट वेक्टर के तौर पर काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये वेक्टर जो है इसका क्या रोल होता है? बेसिकली वेक्टर जो है ना, एक आप समझ लें डाकिये के तौर पर काम करता है। इसके अंदर आप आसानी के साथ जीन को कट करके इन ह्यूमन जीन जो है इंसुलिन का वो आप ऐड कर सकते हैं, और फिर यही जो आपके पास वेक्टर होता है बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे और बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। एक शॉर्ट सी एग्जांपल आपको दी है। सो इट्स मीन कि ये जो जेनेटिक ट्रांसफ़र है, एक जीन जो है वो एक स्पीशी से लेकर किसी दूसरी स्पीशी में ऐड करना या बैक्टीरिया के अंदर जो है वो उससे बेनिफिट्स लेना, तो इसमें ये जो वेक्टर होता है ये अपना अहम रोल प्ले कर रहा था। और वो वेक्टर कौन सा है? दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड आप समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि प्लाज्मिड के बिना ये जो फील्ड है ये अधूरी है। तो प्लाज्मिड जो है ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। प्लांट्स के अंदर जो ट्यूमर इंड्यूस करवाने के लिए, यानी कि अगर ज़्यादा आप उनसे लेना चाह रहे हैं, जो लकड़ी है या पल्प लेना चाह रहे हैं, तो फिर TI जो है ना प्लाज्मिड वो यूज़ किया जाता है ताकि वो ट्यूमर उसके अंदर इंड्यूस करवा दे, ज़्यादा लकड़ी हासिल हो। ज़्यादा लकड़ी हासिल होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसको आप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा था कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं। इसकी एक स्मॉलर यूनिट होती है जो कि 30S होती है, एंड जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो 50S होती है। यहाँ से हम मैथ वालों से कंट्राडिक्ट करते हैं, 50 + 30 कितना हो गया जी? 70। मैथ वाले कहते हैं 80 होता है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर कितना होता है? 70। अब ये जो राइबोसोम है ये एक ही इनका काम होता है कि इन्होंने क्या करवानी है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है, और ये मिलकर किससे बनी हुई होते हैं? ये राइबोसोमल RNA एज वेल एज प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं राइबोसोम्स। फिर आते हैं जी मीजोसोम। मीजोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये सेल मेम्ब्रेन को शुरू से ब्लू से कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं सेल मेम्ब्रेन को ब्लू से ही ड्रा करूँगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह की इनवेजिनेशंस होती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इनवेजिनेट करके, सिमिलरली आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो अंदर वाली है, जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, उसकी तरह इसके अंदर भी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। अब अगर इन फोल्डिंग्स को ध्यान से मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स के अंदर बेसिकली क्या मौजूद हैं? एंजाइम्स मौजूद हैं। ये क्या मौजूद हैं जी? एंजाइम्स मौजूद हैं। अब ये एंजाइम्स जो हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो मीजोसोम्स हैं ये सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी एंजाइम मौजूद हैं जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ ये जो मीजोसोम हैं, ये देखें यहाँ पर ये सेल वाल ऊपर बना दूँ, ये बैक्टीरियल, ये जो मीजोसोम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं DNA रेप्लिकेशन के अंदर। यानी कि जो बैक्टीरिया है इसने अगर रेप्लिकेट करना है तो इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे एंड एज वेल एज सेल डिवीजन के अंदर। तो मीजोसोम का कौन कौन सा फंक्शन हुआ? एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, दूसरा ये सेल डिवीजन एंड एज वेल एज DNA की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जी ग्रेन्यूल्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई जो है ना फूड की होती है, और
फूड कम होती है, या फिर जब मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलती है, अदरवाइज़ कम हो जाती है। तो फिर यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ बना लेते हैं, ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से इनको यूज़ करके ज़िंदा रहा जा सके। क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़िंदा रहने के लिए आप समझ लें कि की है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, GF आप लें, गर्लफ्रेंड पहले आप ले लें, ठीक है ना, आप इस तरह से जो है ना वो याद कर सकते हैं। G से क्या है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजिन। तो इस ग्रेन्यूल्स के अंदर ग्लाइकोजिन होते हैं। F और फैट्स, A for acetic acid एंड A for अगेन आपके पास है जी, हाँ एसिटिक एसिड हो गया, MP फॉर फॉस्फेट हो जाते हैं जी, और L फॉर लैक्टिक एसिड आ जाता है। और इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के पास सल्फ़र भी मौजूद होती है, तो ये सल्फ़र को भी स्टोर कर लेते हैं। तो ये स्टोरेज बॉडीज होती हैं, इसके अंदर ये मटेरियल जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोर। अब बैक्टीरिया जो हैं ये स्पोर बनाते हैं। स्पोर जो है अगर सेल के बाहर बनाएं तो हम इनको बोलते हैं एक्सोस्पोर। मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरियल सेल है, तो अगर स्पोर बना के बाहर छोड़ दे, ये आपके पास कौन सा कहलाता है, एक्सोस्पोर कहलाता है। अगर यही बैक्टीरिया अपने अंदर स्पोर बना ले, ऐसे थिक वॉल जो है ना स्पोर बना ले, नाउ दिस इज कॉल्ड एंडोस्पोर। हम इसको एंडोस्पोर का नाम देते हैं। ये स्पोर बनाए क्यों जाते हैं, दुनिया में हर स्पीशी जो है वो ये चाहती है उसका नंबर ज़्यादा हो जाए, उसका सर्वाइवलशिप ज़्यादा, नंबर ज़्यादा होगा तो सर्वाइवलशिप ज़्यादा होगा, मीन टू से कि बैक्टीरिया का नाम रहेगा। अब ये क्यों बनाए जाते हैं स्पोर्स, जब भी इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि आपका फॉर एग्जांपल गला ख़राब हुआ है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक दी है, लाइक उसने आपको दे दी विब्रामाइसिन, आपने खाई, कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि आपका दोबारा फिर गला ख़राब हो जाता है। अगर आप सेम डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि लास्ट टाइम आपको मैंने विब्रामाइसिन दी थी, या उसने लिख रखा होता है, तो आपको पता चल जाता है, उसको भी पता चल जाता है। फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो देता है, वो आपको दे देता है जी एरिथ्रोमाइसिन दे देता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ अरसे बाद फिर गला ख़राब हो जाता है, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो आपको क्लिथ्रोमाइसिन देता है, दैट सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट अगर फिर दोबारा कहीं गला ख़राब होता है, लेकिन इसमें अब काफ़ी टाइम लग जाएगा कि इस दफ़ा आपका गला काफ़ी टाइम के बाद ख़राब होगा, फिर जब जाते हैं तो वो आपको अजिथ्रोमाइसिन दे देता है। अब इसमें ये सारी जो है ना मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है, इसमें क्या है बेसिकली, सबसे पहले लो पोटेंसी वाली है विब्रामाइसिन, देन एरिथ्रोमाइसिन, देन क्लिथ्रोमाइसिन, देन अजिथ्रोमाइसिन। ये आपके पास जो है ना ये लो से हाई की तरफ जा रही हैं, हाई पोटेंसी की तरफ जा रही हैं, जनरेशंस होती हैं एंटीबायोटिक्स की। ऐसे नहीं एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको प्रिस्क्राइब्ड अगर की गई हो तो देन आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे खुद से मेडिकेशन जो है ना वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। अब होता क्या था कि जब आपने लो पोटेंसी की जो थी ना मेडिसिन वो यूज़ की, तो बैक्टीरिया जो थे, एंटीबायोटिक आपने खाई तो बैक्टीरिया ने तो किल होना था, लेकिन बैक्टीरिया किल होने से पहले पहले उनको इतनी मोहलत मिल गई कि वो स्पोर्स बना गए। अब स्पोर जो है, जब तक एंटीबायोटिक जो आप खाते रहें उसका असर जो बॉडी में रहा, जब ये स्पोर को पता चलता है कि अब ख़त्म हो गई हैं, तो स्पोर फ़ौरन से क्या करता है, जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में। तो फिर इससे क्या होता है, फिर से वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करते हैं तो फिर से गला ख़राब हो जाता है, गले का इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से ये यानी कि जब भी इनके ऊपर हार्शर कंडीशन आती हैं ये स्पोर बना लेते हैं, और ये स्पोर जो हैं जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जर्मिनेट करके नए सिरे से बैक्टीरिया बना देते हैं। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ये pH रेजिस्टेंट होते हैं, उसी तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। इन पर ये डेसिकेशन का कोई असर नहीं, मतलब इनमें से अगर वाटर जो है वो लॉस बहुत कम से कम होता है, क्योंकि ये थिक वॉल्ड होते हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड स्पोर, एक एक्सोस्पोर होगा और एक एंडोस्पोर होगा। नेक्स्ट आता है जी सिस्ट। सिस्ट क्या है, ये भी थिक वॉल्ड है, डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, आप दाने, गंदम के दाने अभी भी लोग जो हैं वो गांव के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि वो दाने स्टोर कर लेते हैं, बजाय इसके कि मार्केट से जो है ना वो लेना पड़े, आटा लेना पड़े। अब उन दानों को महीने बाद पिसवा लिया जाता है। अब वो दाने जो हैं वो डॉर्मेंट फेज़ के अंदर पड़े हुए हैं,
गंदम के दाने। डॉर्मेंट फेज में कैसे पड़े हुए हैं, जो कंटेनर है जिसके अंदर आपने रखे हुए हैं वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप उनको निकालते हैं, आप उनको हवा एंड एज वेल एज मट्टी, पानी, ये सारी चीज़ें देते हैं तो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं। जब वो जर्मिनेट करते हैं इट्स मीन कि वो डॉर्मेंसी से निकल चुके हैं, वो खाबिदगी की हालत से बाहर आ चुके हैं। सो ये सिस्ट भी आपके पास डॉर्मेंट ही होता है। इसमें क्या होता है, सिस्ट कैसे बनता है, ये एक बैक्टीरिया है, ये लोफोट्राइकस है, यानी कि एक साइड पर इसके क्या है, बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद हैं। तो ये क्या करता है, जब इसको पता चलता है ना कि डेसिकेशन होने वाली है या ख़त्म होने वाली है, या समझ लेता है कि अब लाइफ जो है ना वो ख़तरे की घंटी बज चुकी है, तो ये फ़ौरन से क्या करता है, अपने इन्हीं फ्लैजेला को अपने ऊपर रैप अप कर लेता है। लाइक ऐसे, इस तरह से ये रैप अप कर लेगा। अब ये फ्लैजेला जो है ना, ये इसकी एक प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो आपके पास ये बन चुके हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन कर दी है। दिस इज़ कॉल्ड सिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट का नाम देते हैं। ये स्पोर एंडोस्पोर से बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला हैं वही रैप अप कर जाते हैं। ये डेसिकेशन रेजिस्टेंट तो होते हैं लेकिन टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, सिस्ट। और ये भी जब दोबारा से सूटेबल कंडीशंस आती हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं। एंड आई होप कि ये जो जितना भी मैंने लेक्चर पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।